हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम उन सभी नए टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे जो इन दिनों आरपीएससी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में जोड़े हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम चर्चा करने वाले प्रमुख आयोग वाले टॉपिक के बारे में, और इसमें जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में जोड़े गए, जो टॉपिक नए प्रमुख आयोग आरएस में जोड़े गए, पीएसआई में जोड़े गए, या फिर जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जोड़े गए, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। और अब हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, है ना। यूपीएससी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी को लेकर कितने क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से हमें यूपीएससी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यहां हमें चर्चा करनी है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी मैं यहां चर्चा करने वाला हूं यूपीएससी के बारे में। वैसे यूपीएससी एक अच्छा टॉपिक है समझने के लिए, बीते दिनों खूब सारी परीक्षाओं में ये पहले नहीं था, अभी इसको रिवाइज करके ऐड किया है। तो आपको ये यूपीएससी वाला टॉपिक पढ़ना है, यूपीएससी वाला टॉपिक जो है वो समझना है। थोड़ा सा अगर मैं यहां बात करता हूं यूपीएससी को लेकर कि हमें चीजों को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है, तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो यूपीएससी है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी मैं यहां बात कर रहा हूं किसके बारे में? तो मैं यहां बात कर रहा हूं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। किसके बारे में? मैं यहां चर्चा कर रहा हूं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, कि संघ लोक सेवा आयोग में इसका जो प्रावधान है वो कहां मिलता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग एक कैसा आयोग है? तो ये एक संवैधानिक आयोग है। कौन सा आयोग है? ये एक संवैधानिक आयोग है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर मैं ये बात करूं कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब है इससे संबंधित प्रावधान संविधान में मिलेंगे। और अगर मैं बात करता हूं हमारे संविधान के भाग 14 की, तो हमारे संविधान के भाग 14 में 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। हमारे संविधान के भाग 14 में 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और एक तरफ आपको याद रखना है अध्याय 2। ठीक है, ये जो पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय बात करता है किसके बारे में? प्रमुख सेवाओं के बारे में और उधर आयोग के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है क्या? प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है, प्रमुख सर्विसेज को लेकर क्या क्या बातें हैं, और यहां पर आपको याद रखना है क्या? आयोगों के बारे में, कि यूपीएससी क्या है, आरपीएससी क्या है। यहां पर आपको पढ़ना है आर्टिकल 308 से लेकर के अनुच्छेद 314 तक, और इधर पढ़ना है अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक। तो हमें इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है, कि यूपीएससी को पढ़ने के लिए आपको इसे 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तरफ अध्याय 1, एक तरफ अध्याय 2। अध्याय 1 में जब मैं बात करूंगा तो प्रमुख सेवाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, और जब मैं अध्याय 2 के बारे में बात करूंगा तो हम यहां आयोगों के बारे में बात करेंगे। अध्याय 1 और अध्याय 2, इन दोनों को मिलाकर के हमें क्या करना है? पढ़ना है। तब जाकर के हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होगा। कौन सा? यूपीएससी वाला। तब जाकर के हम थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे, चीजें समझ पाएंगे कि ये क्या है। देखिए, यहां पर वापस मुद्दे पर चलते हैं। क्या बताया मैंने अभी आपको? तो एक बार समझिए, ये एक संवैधानिक आयोग है, इसका मतलब है इसका उल्लेख जो है वो संविधान में मिलता है। ये एक संवैधानिक आयोग है, और संवैधानिक आयोग है तो संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख मिलता है, जहां पर अध्याय 1 में प्रमुख सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 314, और अध्याय 2 में जहां पर आयोग है, अनुच्छेद 315 से 323। और अगर मैं यहां बात करूं भाग 14 में, तो संविधान के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, कि कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन से प्रावधान है, उनके बारे में यहां चीजें बताई गई है, चीजें समझाई गई है। क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार समझ लेते हैं कि आखिर किस किस तरह से ये सारे प्रावधान डेवलप हुए, किस किस तरह से ये सारी चीजें बनी। तो याद रखना है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर वर्ष 1926 को ली कमीशन की सिफारिश पर, कौन सा कमीशन है? तो याद रखना, ली कमीशन की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? ली कमीशन की सिफारिश पर हमने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? तो याद रखना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। हमने क्या बनाया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, केंद्रीय लोक सेवा
आयोग का गठन किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया? तो याद रखना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। क्लियर है ये वाली बात? और एक बात याद रखना, जब 1935 का एक्ट बनाया गया, याद रखिएगा 1935 का जब अधिनियम बनाया गया, तो याद रखना 1935 के अधिनियम के तहत, किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत हमने क्या किया? तो याद रखना, ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था यानी सीपीएससी था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, इसका नाम बदल करके हमने क्या किया? तो याद रखना, इसका नाम बदल करके हमने, याद रखिएगा, नाम बदलकर हमने किया एफपीएससी। क्या किया हमने? तो याद रखिएगा, इसका नाम बदलकर हमने किया एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघीय लोक सेवा आयोग। कौन सा? तो याद रखना, यहां पर हमने क्या किया? तो संघीय लोक सेवा आयोग। याद रह जाएगा क्या? संघीय लोक सेवा आयोग हमने इसका क्या किया? इसका नाम किया। और कालांतर में जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तब हमने बनाया क्या? यूपीएससी। और यूपीएससी का मतलब क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग। क्या नाम है? संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा आयोग है? तो याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग हमने बनाया। बोलो क्लियर है क्या ये वाली बात? याद रह जाएगा? एज इट इज आपको सारे फैक्ट याद रखने, एज इट इज आपको सारी चीजें पढ़नी है, एज इट इज आपको समझनी है। तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा चुका हूं। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो यहां पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ चीजें आपको समझनी है। देखिए, ये ऐतिहासिक परिदृश्य है किसका? यूपीएससी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बार 1854 में मैकाले की रिपोर्ट के उपरांत ये सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हुई, है ना। और पहली बार प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो आपको याद रखना है, 1854 में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और प्रतियोगी परीक्षाएं 1855 में होना स्टार्ट हो गई। अब यहां पर इनकी उम्र क्या हुआ करती थी, उन सभी के बारे में प्रावधान बताया गया है कि लंदन में हुआ करती थी, कौन कौन बने हैं उनके बारे में यहां पर सारी चीजें डेवलप करी गई है। देखो यहां पर मैं बात करूं 1919 के अधिनियम के द्वारा हमने क्या किया? खूब सारी नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाई, खूब सारी सर्विसेज हमने डेवलप करी है। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहां पर देखिए, पहली बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, जो मैंने अभी आपको वहां पर लिख दिया था फैक्ट, यहां पर देखिए बताया गया है 1919 के अधिनियम की धारा 96C के तहत हमने लोक सेवा आयोग की जल्द स्थापना को लेकर एक ली कमीशन बनाया और ली कमीशन की सिफारिश को आधार मानते हुए भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया जिसमें एक अध्यक्ष और कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया? सर रोज बारकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखना 1 अक्टूबर 1926 को गठन किया, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। अध्यक्ष सर रोज बारकर है और सदस्य कौन है? और सदस्य कितने थे? तो याद रखना 4। ठीक है, एक तो ये वाला फैक्ट याद रखना। धारा कौन सी है? धारा 96C है। आगे चले, ये वाला फैक्ट आपको याद रखना। ये देखो यहां पर 1935 में फेडरेशन के तहत इसकी स्थापना की गई और देखो हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, फेडरल लोक सेवा आयोग बनाया और 26 जनवरी को हमने क्या कर दिया? तो याद रखना फेडरल लोक सेवा आयोग जो था उसे संघ लोक सेवा आयोग के रूप में पहचाना जाने लगा। यह है अनुच्छेद 378 के तहत प्रावधान। याद रह जाएगा क्या? तो ये यहां पर आपको सारी चीजें जो है वो बढ़िया तरीके से क्या करना है? याद रखना है। तो देखो यहां पर मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं, यहां पर मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझा चुका हूं। तो याद रखना 1 अक्टूबर 1906 को स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम की कभी धारा पूछ ले तो याद रखना धारा 96C के तहत गठन किया गया और 1 अक्टूबर 1926 को हमने क्या किया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जिसमें एक अध्यक्ष और 4 क्या हुआ करते थे? सदस्य हुआ करते थे। और ये एक अध्यक्ष कौन है? तो क्या नाम याद रखेंगे? तो याद रखना सर रॉस बारकर। क्या नाम याद रखेंगे? सर रॉस बारकर जो है वो क्या हुआ करते थे? इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। बोलो क्लियर है क्या ये वाली बात? याद रह जाएगा। 1935 के अधिनियम के तहत हमने क्या किया? सीपीएससी का नाम बदलकर हमने एफपीएससी किया। और आपको याद रखना है ये सीपीएससी का जो नाम बदल करके हमने एफपीएससी किया है ये कब से प्रभावी हुआ? तो याद रखना ये 1 अक्टूबर 1937 से प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 1 अक्टूबर 1937 से प्रभावी हुआ। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमने यूपीएससी बना दिया। और यूपीएससी किसको बनाया? तो याद रखना हमने
एफपीएससी को यूपीएससी बनाया है ना, याद रखिएगा। एफपीएससी को हमने क्या बनाया, तो हमने यूपीएससी बनाया, संघ लोक सेवा आयोग बनाया। और किसके तहत बनाया गया या क्या प्रावधान किए गए, तो याद रखना, यहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 378 के पहले क्लॉज के तहत ये वाले प्रावधान किए गए। एक एक फैक्ट हमारे लिए काम का है, जैसा परीक्षा में पूछा जाता है ठीक उसी तरह से आपको सारा डेटा याद रखना है। ये सारा बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह दीजिए आप, जिसके बारे में हमने बढ़िया तरीके से यहां पर चर्चा करी है। आगे चले तो ये यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम चर्चा करेंगे तो साफ तौर पर यहां दे रखा है एज इट इज, जो हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, इसके अलावा और कोई बात हमारे लिए यहां काम की नहीं है, तो इसको हम करते हैं क्लॉज। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जब यूपीएससी को पढ़ेंगे। अब वापस मुद्दे पर चलते हैं इधर, और देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे अध्याय 1। कौन सा अध्याय है, अध्याय 1 जो बात करता है अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 के बीच, कहां से कहां तक, भाग 14 का अध्याय 1 जो अनुच्छेद 308 से 314 के बीच बात करता है। अब उनमें क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले है व्याख्या कि लोक सेवकों के से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। हम बात कर रहे हैं प्रमुख सेवाओं के बारे में। प्रमुख सेवाओं में हम बात कर रहे हैं, है ना, प्रमुख सेवाओं में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी लोक सेवाएं हैं, तो लोक सेवाओं की व्याख्या यहां पर बताई गई है। साथ ही साथ 309 में बताया है कि संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, भर्ती और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, जो चाहे तो संघ की सेवा में है चाहे राज्य की सेवा में है, तो उनके बारे में यहां चीजें बताई गई है। तो यहां बताया कि संघ की सेवा में जो है उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण पार्लियामेंट करेगी, और राज्य की सेवाओं में जो है उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। यानी केंद्र में जितनी भी सर्विसेज है सेंट्रल की, उनके लिए नियम, प्रतिबंध, पदावधि, कार्यकाल की सेवा शर्तें पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। और स्टेट में जितनी भी सर्विसेज है उनको लेकर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो क्या करेगा, रूल और रेगुलेशन जो है वो बनाएगा। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके बारे में हमने और बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा कर ली है। फिर मैं बात करूंगा यहां पर आगे 310, अनुच्छेद 310 क्या कहता है, तो देखो अनुच्छेद 310 कहता है कि केंद्र सरकार के समस्त लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी कैसा सिद्धांत है ये, प्रसाद का सिद्धांत। अनुच्छेद 310 में साफ तौर पर यह बताया है कि भाई साहब केंद्र में जितने भी लोग हैं, सेंट्रल की सर्विसेज में जितने भी लोग आते हैं, केंद्र की सेवाओं में जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अपना पद धारण करेंगे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो 308 में तो व्याख्या हो गई, लोक सेवक का अर्थ क्या होता है वो बताया। 309 में बताया कि भाई साहब जो केंद्र की सेवा में है उनके लिए संसद, और जो राज्य की सेवा में उनके लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। 310 में बताया गया है कि केंद्र में जितने भी लोग हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। और वहीं पर 311 में बताया गया है क्या, कि सिविल सेवकों को हटाने के संबंध में प्रावधान। यानी जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको किस तरीके से हटाया जाएगा, किस प्रावधान के तहत उन्हें हटाया जाएगा, उनको लेकर क्या क्या बातें, वो सारी चीजें यहां बताई गई है। जैसे मनमाने ढंग से हटाने के विरुद्ध संरक्षण है। भाई साहब कोई भी व्यक्ति, हाँ ये बात जरूर लिखी हुई है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सिविल सेवक अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से उनको हटा देगा, नहीं, मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाएगा, इसके ऊपर प्रतिबंध है, इसको लेकर संरक्षण दिया गया है। फिर देखो उसके बाद नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। यानी नियुक्त करने वाला जो प्राधिकारी है उससे केवल अपर ग्रेड वाला व्यक्ति ही उन्हें क्या कर सकता है, हटा सकता है। ऐसे नहीं हर कोई व्यक्ति किसी को हटा सकता है। और साथ ही साथ हटाने से पहले आरोपों की सूचना और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से हटा देंगे, हटाने से पहले आपको सुनवाई का और आपको सूचना देने का जो अवसर है वो दिया जाएगा। चलिए देखिए यहां एक कीनोट बनाया है हमने कि अनुच्छेद 311 में सिविल सेवकों पर लागू होता है, सैन्य कर्मियों पर नहीं। ये जो अनुच्छेद 311 है ना, ये सिविल सेवकों पर लागू होता है, याद रखिएगा, सैन्य कर्मियों पर यह लागू नहीं होता है। क्लियर है ये वाली बात, सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं। सैन्य कर्मियों पर क्या नहीं है, तो याद रखना ये सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। तो खास तौर पर आपको सारी चीजें याद रखनी है यहां पर कि अनुच्छेद 311 में सिविल सेवकों को पद से हटाने को लेकर संरक्षण दिया गया है और उसके संबंध में यहां प्रावधान किया गया है। आगे चले, अब देखो
फिर यहां बात करेंगे क्या, अनुच्छेद 312। याद करिए, अनुच्छेद 312 के संबंध में मैंने आपको बताया होगा जब हमने एक टॉपिक पढ़ा है क्या, राज्यसभा। मैंने कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया, राज्यसभा। तब मैंने आपको तब मैंने अनुच्छेद 312 के बारे में आपको बताया होगा क्या, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में, कि राज्यसभा यदि अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, है ना, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का, तो संसद के द्वारा विधि बनाकर सर्विसेज जो है वो क्या की जाएगी, लागू की जाएगी। क्लियर है ये वाली बात। तो यहां पर ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर देखो 312 का क, ये एक्चुअली 28वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जो है वो क्या किया गया, हटा दिया गया, कि 1950 से पूर्व सिविल सेवकों में जो नियुक्ति की सेवा शर्तों में या परिवर्तित या उनको जो है उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता था। ऐसा एक प्रावधान जो है वो किया कि आप पहले वाले प्रावधानों को हटा सकते हैं, और ये प्रावधान जो है वो हमने क्या किया, 28वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा हमने जोड़ा है। याद रख लेना, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है थोड़ा सा, कभी पूछ लिया जाए तो। अनुच्छेद 313 क्या कहता है, अनुच्छेद 313 कहता है कि जब तक संसद के द्वारा विधि बनाकर कोई नया कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक 1950 से पहले के जो लोक सेवाओं से संबंधित कानून थे वो प्रभावी रहेंगे, वो बने रहेंगे। याद रखना, क्लियर है ये वाली बात। तो वो बने रहेंगे, वो एज इट इज क्या होगा, उन्हें लागू किया जाएगा, वो बने रहेंगे। तो अनुच्छेद 313 आज 314 है नहीं, इसे 28वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब इधर एक छोटी सी बात को सुनो और समझो। 308 में क्या है, 308 में लोक सेवाओं के बारे में बताया, व्याख्या के बारे में। 309 में क्या बताया है कि भाई साहब उनके संबंध में केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल कानून बनाएगा। 310 में है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 311 में बताया है कि भाई साहब उन्हें जो है सिविल सेवकों को हटाया जाएगा, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं हटाएंगे, सैन्य कर्मियों को नहीं हटाएंगे, हटाने से पहले सुनवाई और सूचना का अधिकार उन्हें दिया जाएगा, और हटाने वाला व्यक्ति नियुक्ति करने वाले व्यक्ति से उच्चतर होना चाहिए। 12 में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। 13 में जब तक संसद विधि बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के लिए कोई कानून नहीं बनाती, कोई नियम नहीं बनाती, तब तक 1950 से पहले के जो कानून है वही कानून लागू रहेंगे, वही कानून प्रभावी रहेंगे। क्लियर है, याद रखना। और ये वाला प्रावधान आज क्या कर दिया है, तो ये वाला प्रावधान आज हटा दिया गया है। क्लियर है, याद रखना। बेसिक जितने भी क्लॉज थे वो सारे क्लॉज मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। अब यहां से आपको चीजें पढ़नी है, यहां से आपको चीजें समझनी है, किसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। सुनो, अध्याय 2, और यह बात करता है 315 से 323 के बीच। अनुच्छेद 315 कहता है यूपीएससी के गठन के बारे में। किसके बारे में, यूपीएससी के गठन के बारे में। ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको समझा चुका हूं। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक स्ट्रक्चर, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाया था, मैं तब आपको समझा चुका हूं सारी चीजें, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, कि 1919 का एक्ट क्या कहता है, 1935 का क्या कहता है, और संविधान के लागू होने के बाद या निर्माण के समय की क्या बातें हैं, मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूं। तो यूपीएससी का गठन देखो, 1919 के अधिनियम के तहत यूपीएससी जो है, उस समय यूपीएससी नाम नहीं था, उस समय ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कौन से कमीशन की सिफारिश पर, तो याद रखना ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया। और याद रखिएगा 1919 के अधिनियम की अगर मैं धारा के बारे में बात करूं तो धारा 96 का सी वाला क्लॉज है, और केंद्रीय एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हुआ करते थे जिनका गठन ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया। वहीं पर हम बात करेंगे 1935 के अधिनियम के तहत, तो याद रखना 1 अप्रैल 1937, वैसे यहां अप्रैल 1937 बताया गया है, सही मायने में अगर अपन देखेंगे तो अक्टूबर 1937 के संबंध में यह प्रावधान जो है वो प्रभावी किए गए हैं। अप्रैल में यह 1937 का अधिनियम प्रभावी हुआ, अक्टूबर में उसे लागू किया गया। ठीक है, फिर देखो इधर 1935 का जो अधिनियम, एक्चुअली ये 1950 का एक्ट नहीं है, ये 1950 में संविधान है। ठीक है, याद रखना ये संविधान के अनुसार है, ये 1950 का अधिनियम है, ये संविधान के अनुसार है कि भाई साहब संविधान के अनुसार 1950 में अनुच्छेद 378(1) के तहत हमने एफपीएससी को यूपीएससी बना दिया। क्लियर है, तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखने। तो यूपीएससी का गठन कैसे किया गया, एक एक फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, एक एक फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ये आपके लिए काम की बात है, एज इट इज सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है।
अब यहां से हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो देखो इनकी नियुक्ति और इनकी पदावधि के बारे में कि आखिर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और इनकी पदावधि क्या है। तो देखो अनुच्छेद 316 में 3 क्लॉज दे रखे हैं बढ़िया तरीके से। पहला क्लॉज कहता है कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और याद रखना और इसमें उनकी योग्यता क्या बताई कि आधे सदस्य वे होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में काम करने का कितने वर्षों का अनुभव रख चुके हो, 10 वर्षों का अनुभव रख चुके हो। आधे लोग तो वो होंगे, क्लियर है। आधे लोग कौन होंगे, इनके बारे में संविधान मौन है, क्लियर है। याद रखना आधे लोगों के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं है। आधे लोगों के बारे में संविधान क्या है, तो याद रखना संविधान मौन है। कार्यवाहक अध्यक्ष कहां से बनाया जाता है, सदस्यों में से बनाया जाता है। कौन बनाता है, तो ये आप सब लोग जानते हैं, जो अध्यक्ष बनाता है वही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएगा, कौन, राष्ट्रपति। तो 316 का पहला क्लॉज बताता है किसके बारे में, इनकी नियुक्ति के बारे में। दूसरा यह कहता है कार्यकाल जो है वो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, यानी तक दोनों में से जो भी क्या हो जाए, पहले हो जाए, तब तक कोई व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए आप अपना त्यागपत्र प्रेषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए आप अपना त्यागपत्र उन्हें दे सकते हैं, क्लियर है। तो याद रखना नियुक्ति राष्ट्रपति है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। और ये लोग पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, याद रखना इन्हें क्या नहीं किया जाएगा, पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है। तो 316 में 3 क्लॉज है। पहले में है राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है, योग्यता भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव प्राप्त हो। आधे लोगों के बारे में संविधान मौन है। और कार्यवाहक अध्यक्ष बनाना है तो सदस्यों में से बनाया जाता है। दूसरा क्लॉज कहता है इनके कार्यकाल के बारे में, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी क्या हो, पहले हो। त्यागपत्र देना है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। और एक बात याद रखना, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, इनको दोबारा क्या नहीं किया जाता, नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला देखो 317, एक एक आर्टिकल और एक एक आर्टिकल का एक एक क्लॉज हमारे लिए काम का है, तब जाकर के ये टॉपिक हमारा बहुत बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से पूरा होगा, ठीक है। आगे चलो, अगला देखो, अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन व उनको हटाया जाना, यानी जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं, उनका निलंबन कैसे किया जाएगा, उनको निलंबित कौन करेगा, उनको हटाएंगे कैसे, इन सभी के बारे में व्यवस्थित तौर पर सारी चीजें बताई गई है। कहां पर, अनुच्छेद 317 में। अनुच्छेद 317 में भी कितने क्लॉज है बेटा, तो 3 क्लॉज है। सबसे पहले देखो अनुच्छेद 317 का पहला क्लॉज कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवल कदाचार के आधार पर, याद रखना यहां असमर्थता मत कर देना, केवल कदाचार के आधार पर, ओनली मिसबिहेव के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केवल कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा और रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे या उन्हें हटा सकता है। लेकिन अब यहां बात आती है कि भाई साहब सर्वोच्च न्यायालय जांच तो करेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 145 के 1 के जे के तहत, यानी अनुच्छेद 145 1 के जे के तहत करता है। हिंदी में लिखेंगे तो अनुच्छेद, याद रखना 145 का पहले का इया, ठीक है, उसके तहत ये क्या करता है, ये जांच करता है। और याद रखना यहां पर क्या बताया गया है कि वहां पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियम होते हैं, तो यहां पर नियमों के बारे में चीजें बताई गई है। क्लियर है ये वाली बात, तो थोड़ी सी चीजों को देख लेना बढ़िया तरीके से कि यहां पर नियमों के बारे में चीजें बताई गई है। क्लियर है, तो हटाता कौन है, राष्ट्रपति, केवल कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। निलंबन, निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति, इसमें कोई दिखाने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर देखो तीसरा क्लॉज कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा निम्न आधार पर स्वतः हटाया जा सकता है। भाई साहब राष्ट्रपति खुद भी हटा सकता है सीधा, अगर वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, विकृत हो जाए, कोई लाभ का पद ले ले, शारीरिक या मानसिक शैथिल्य हो जाए, इस आधार पर राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकता है, स्वतः हटा सकता है। राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के जांच की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, अनुच्छेद 317 में इनके निलंबन और हटाए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। बोलो क्लियर है। चलिए फिर बात करते हैं इसके बाद आगे, अनुच्छेद 317 के बाद। अब समझना यहां पर यह हमारे लिए काम की बात है।
सुनिए, आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण। आप सब लोगों को पता है अभी इनकी संरचना कितनी है यूपीएससी की, तो 1+10 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? इनकी संख्या व सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। कौन करता है? तो याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बोलो क्लियर है क्या ये वाली बात? याद रह जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है अनुच्छेद 318 के तहत। 15 में गठन है, 16 में कार्यकाल व नियुक्ति है, 17 के बारे में बात करूंगा तो निलंबन व हटाना है, 18 में सेवा शर्तें हैं, 19 में प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? देखो एक बार इधर, ठीक है, क्या प्रतिबंध है एक बार देखो इधर और समझो। यहां बताया गया कि यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के पश्चात पद धारण, यानी कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी का अगर अध्यक्ष है या फिर यूपीएससी का मेंबर है, तो याद रखना उसके रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उनके बारे में यहां प्रतिबंध बताया गया है। देखो यहां पर 319 का पहला है और यहां पर 319 का तीसरा है। आपको लग रहा होगा दूसरा और चौथा कहां चला गया, तो याद रखिएगा, अगर मैं यहां बात करता हूं किसके बारे में, अनुच्छेद 319 के दूसरे और चौथे क्लॉज के बारे में, तो याद रखना वो किसके बारे में? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, एसपीएससी के बारे में बताते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताते हैं। हम जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे आरपीएससी, तब देखना मैं 319 में 2 और 4 बताऊंगा, तब आप कहेंगे हाँ सर एज इट इज, अब सारी बात समझ आ गई। अब सुनो, तो यहां पर अध्यक्ष व सदस्यों के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध है, तो देखो पहला क्लॉज कहता है कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी भी तरह से कोई पद धारण नहीं करेगा। और वहीं पर मैं सदस्यों के बारे में बात करूं तो याद रखना, जो सदस्य सेवानिवृत्त होता है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसका क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। स्टेट पीएससी का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। देखो अध्यक्ष तो कुछ भी नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई साहब अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद कोई काम नहीं करेगा भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, ठीक है। लेकिन सदस्य यूपीएससी का जो मेंबर है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो यह है हमारा 319, या कह दो इनके ऊपर क्या है? प्रतिबंध है। क्लियर है ये वाली बात? याद रह जाएगा, याद रखना। फिर आ जाओ आगे, अनुच्छेद 320, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, एज इट इज प्रश्न आते हैं, है ना, जो प्रश्न हमको सॉल्व करने होते हैं बढ़िया तरीके से। देखो इधर यूपीएससी के कार्य, है ना, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो क्या काम करता है, तो संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। आप सबको पता है जितनी भी सिविल सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाता है। विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति को लेकर काम करता है। विभिन्न सेवाओं में अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में, अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में सिफारिश करता है। साक्षात्कार के माध्यम से चयन करवाता है। विभिन्न सेवा हेतु नियम बनाता है और सरकार को क्या करता है? सलाह देता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, यूपीएससी एक एडवाइजरी कमीशन है और इसकी जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं होती है। देखो यूपीएससी की सलाह प्रकृति में सलाहकार एडवाइजरी होती है और याद रखना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। गवर्नमेंट के लिए बाउंडेशन नहीं है कि वो इन्हें माने ही माने। 320 को थोड़ा और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, 320 से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद 320 को हम और डिटेल से और बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो तो अनुच्छेद 320 में है यूपीएससी के कार्य यानी फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, तो यहां सुनिए यूपीएससी के बारे में कि इसका मूल कर्तव्य है परीक्षाओं का संचालन करना। किसका संचालन करना? परीक्षाओं का संचालन करना। यूपीएससी का मुख्य काम है परीक्षाओं का संचालन करना। जैसे राज्य में राज्य की हो गई और केंद्र में संघ की हो गई, तो संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। फिर देखो
क्या करता है? तो यहां पर समझना कि 2 या अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर सकते हैं संयुक्त भर्ती कराने के लिए। मान लीजिए 2 राज्य मिलकर के यूपीएससी को कह सकते हैं कि भाई साहब आप हमारे लिए एक जॉइंट सर्विस जो है उसका एग्जाम आप करवा दीजिए। और याद रखना उन सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित है उनकी नियुक्ति ये कर सकता है। और याद रखना यूपीएससी संयुक्त भर्ती की स्कीम बनाने और उनका प्रवर्तन करने में राज्यों की सहायता कर सकता है। ये यूपीएससी का काम है। याद रखना ये क्या है? जॉइंट रिक्रूटमेंट को लेकर ये क्या करता है? उन्हें असिस्टेंस करता है, उन्हें असिस्ट करता है। कौन? यूपीएससी। याद रखना। फिर मैं बात करता हूं परामर्श संबंधी अधिकार जो सरकार के लिए कंपलसरी होते हैं। याद रखना खंड 3, किसका खंड 3? याद रखना अनुच्छेद 320 का खंड 3। यह पूछा भी जाता है एज इट इज, याद रखिएगा। ठीक है, किसका खंड 3 है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 320 का खंड 3। क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखना इसके अनुसार सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह विशिष्ट मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करे। अब विशिष्ट मामले कौन कौन से हैं? तो देखो मान लीजिए किसी की भर्ती का मामला है, पदोन्नति का मामला है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला है, विधिक खर्च है, पेंशन है। इन सभी के मामलों में गवर्नमेंट यूपीएससी से परामर्श लेती है कि आप हमें बताओ उनकी नियुक्ति करनी है, उनका प्रमोशन करना है, तो उसके बारे में हमें सलाह दो। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है? और ये अनिवार्य होती है, रिकमेंडेशन है ना, याद रखना। अब जैसे पदोन्नति भर्ती को लेकर के कोई सिफारिश करनी है या फिर उनको लेकर अगर कोई दूसरी सर्विस में उन्हें ट्रांसफर करना है, पदोन्नति करनी है या फिर उनको कहीं दूसरी सेवा में भेजना है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार के को क्या देते हैं? परामर्श देता है। कौन? यूपीएससी। फिर देखो इधर अनुशासनात्मक विषय के मामले में बात हो गई। जैसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अगर कोई सिविल सेवक को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक अगर विषय हैं तो उनके ऊपर परामर्श देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। कौन? यूपीएससी। ऑलरेडी बता चुका हूं सारी चीजें। फिर देखो विधिक खर्चे जितने भी हो गए, कार्रवाइयों को लेकर जितने खर्चे हो गए, क्षतिपूर्ति या पेंशन को लेकर जितने भी खर्चे हो गए, उसमें गवर्नमेंट को क्या करता है? रिकमेंडेशन करता है। कौन? यूपीएससी। अब यहां पर देखना परामर्ष से छूट, यानी परामर्श तो देना है लेकिन कौन कौन सी चीजों को लेकर छूट है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर, जैसे राष्ट्रपति खास तौर पर तथा राज्यपाल ऐसे विनियम बना सकेंगे जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। किसके संबंध में? अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में और राज्य सेवाओं के संबंध में। क्लियर है? ये कुछ एक्सेप्शन है, ये कुछ छूट है जो आपको ध्यान रखनी है। यहां पर बात करेंगे हम, तो याद रखना आरक्षण और प्रशासनिक दक्षता के मामले आयोग के दायरे से बाहर है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो हमने कहा है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 320 जो है, और ये अनुच्छेद 320 क्या करता है? ये सरकार को परामर्श करता है। क्या करता है? सरकार को परामर्श देता है। लेकिन जहां पर भी आरक्षण का मामला हो और प्रशासनिक दक्षता का मामला हो तो वे मामले इस आयोग के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। यानी याद रखना परामर्श के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। परामर्श के दायरे से क्या रखे जाएंगे? तो बाहर रखे जाएंगे। क्लियर है? बाहर रखे जाएंगे। कौन से मामले? तो एक तो अनुच्छेद 16(4) आरक्षण ले लो और एक अनुच्छेद 335 दक्षता वाला ले लो। ठीक है, देखो यहां पर अनुच्छेद 16(4) नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के प्रावधान लागू करने की रीति पर आयोग के परामर्श आवश्यक नहीं, और प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों को प्रभावी करने के लिए रीति पर आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं। इन दो मामलों में आयोग के रिकमेंडेशन की क्या नहीं होती है? तो याद रखना रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यह हमारे लिए क्या है? काम की बात है। ठीक है, और मान लीजिए कोई विधायी कार्य करना है और उसके ऊपर नियंत्रण है तो नियम बना सकते हैं, उन्हें संसदीय विधानमंडल में रखा जा सकता है और कम से कम 14 दिन के लिए उसे सदन के पटल पर रखा जाता है, जिससे उन नियमों के संबंध में संशोधन करने का एक प्रभावी समय मिल सके, एक निश्चित समय जो है वो उन्हें दिया जा सके। क्लियर है? अब देखो, अब यहां पर विधायिका की सर्वोच्च शक्ति क्या है वो आपको समझनी है कि संसद या राज्य विधानमंडल इन नियमों में बदलाव या संशोधन कर सकता है। ठीक है, और उसी सत्र के दौरान विधायिका इन नियमों को पूर्णतः या निरस्त या रद्द भी कर सकती है। मैं ऑलरेडी आपको 309 में समझा चुका हूं, केंद्र के संबंध में संसद कानून बनाती है और राज्य के संबंध में विधानमंडल कानून बनाता है। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल इन नियमों की समीक्षा और करने का पूर्णतया अधिकार रखती है। ये 320 को हमने और बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल किया, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। ये देखो,
ये प्रमुख कार्य है। परीक्षाओं का संचालन करना, संयुक्त भर्ती कराना, ये अनिवार्य परामर्श है। भर्ती व पदोन्नति के सिद्धांत, अनुशासनात्मक विषय, विधिक खर्च व पेंशन के दावे में ये अपवाद है। जैसे राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा कुछ छूट दी गई है, अनुच्छेद 16(4) व 335 में जो आरक्षण है उसको लेकर आयोग जो है उसका अधिकार नहीं होगा, और विधायिका द्वारा 14 दिन में समीक्षा करना, वहां पर भी आयोग के अधिकार क्षेत्र से चीजों को बाहर रखा गया है। तो ये अपवाद है, ये अनिवार्य है, ये प्रमुख कार्य है किसके? यूपीएससी के। तो 320 बहुत इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा और एज इट इज पढ़ा है जैसा परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर देखो, फिर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 321 के बारे में। और अनुच्छेद 321 क्या कहता है? यह कहता है यूपीएससी के कार्यों का विस्तार। आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी वो सभी कार्य करती है जो संविधान में या उसके संबंध में नियम बनाकर बनाए गए, लेकिन यूपीएससी के कार्यों में विस्तार कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है, कानून बनाकर। याद रखना, कौन कर सकती है? संसद कानून बनाकर उनके कार्यों में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, याद रखना, संसद कानून बनाकर, याद रखिएगा, संसद कानून बनाकर उनके कार्यों में विस्तार कर सकती है। उनके कार्यों में क्या कर सकती है? तो उनके कार्यों में विस्तार कर सकती है। संसद कानून बनाकर उनके कार्यों में विस्तार कर सकती है। क्लियर है ये वाली बात? याद रह जाएगी, याद रखना। फिर देखो, अनुच्छेद 322 के संबंध में बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 322 में बताया गया है खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यूपीएससी के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं और उनसे संबंधित जितने खर्चे हैं, इनके वेतन भत्ते हैं, वो सारे किस पर भारित होंगे? तो याद रखना, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर भारित होंगे? तो भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित होते हैं। और एक आखिरी आर्टिकल है अनुच्छेद 323 जो कहता है यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देती है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उन्हें कहां पर रखता है? राष्ट्रपति उन्हें संसद के पटल पर रखता है। कौन रखता है? राष्ट्रपति उन्हें संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है। तो देखो, अनुच्छेद 315 में क्या है? गठन है। 16 में नियुक्ति व कार्यकाल है। 17 में निलंबन व हटाया जाना है। 18 में उनके सेवा शर्तों के संबंध में, 19 में प्रतिबंध है, 20 में कार्य है, 21 में कार्यों का विस्तार है, 22 में वेतन भत्ते या फिर इनके खर्चे हैं, और 23 में इनका प्रतिवेदन है। एज इट इज आपको सारे आर्टिकल याद रखने, एक एक आर्टिकल हमारे लिए काम का है, तब जाकर के चीजें हमारे लिए थोड़ी सी बढ़िया होगी। फिर देखो, प्रथम अध्यक्ष, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर रोस बारकर, मैं आपको बता ही चुका हूं। 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में हमने क्या किया? हमने केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया और इसके पहले अध्यक्ष थे रोस बारकर। अभी अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार सिंह है, याद रखना, या अजय कुमार है, जो लगभग 2025 के आसपास इनको क्या किया गया? मई 2025 के आसपास इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और इस संरचना में 1+10 आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो यूपीएससी को लेकर जितनी भी काम की बातें थी वो सारी हमने कर ली है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये अपनी वो बहुत बेहतरीन और शानदार किताब है जिसमें राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी का विश्लेषणात्मक यहां पर हल किया गया है। वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2026 तक के यहां पर क्या पूछे गए हैं, यहां क्या सॉल्व किए गए, सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए गए और इतना बढ़िया तरीके से इनका मूल्यांकन किया गया है कि आपने अगर एक बार इनको पढ़ लिया तो उसके बाद आपको दोबारा से कोई नोटबुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको अश्योर कर दूं, मात्र 199 रुपए की यह किताब है जो आपको लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से वह आपके नजदीकी बुक स्टोर से आपको मिलेगी। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी विज्ञान विषय को लेकर हमने 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली है। वहीं पर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय को लेकर, अगर आप सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर साइंस के बारे में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच जो है वो आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं एसएसटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर की एक बुकलेट आप लोगों को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इनके साथ 10 OMR शीट भी मिल रही है, यानी आप लोग अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को 10 OMR शीट भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, है ना। चाहे आप ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, RS, SI किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।